प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। रेखाएं और कोण अध्याय 6 भाग 1 में आज हम वो इसकी आधारभूत पद और परिभाषाएं क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी नए टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके बारे में जो भी उसकी भूमिका होती है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि भूमिका और जो अन्य चीज़ें दी हुई होती है उसके ऊपर हम बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं, सीधे हम प्रश्नावली पर चले जाते हैं, उससे हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले इसकी आधारभूत पद और परिभाषाएं क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है बिंदु, जैसा कि हम कक्षा 6, 7, 8 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु केवल एक संकेत मात्र है, इसकी कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल नहीं होता है। यह केवल स्थिति निर्धारित करता है, संकेत मात्र है केवल। पेंसिल की नोक से बनाया गया निशान बिंदु कहलाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार या क्षेत्रफल नहीं होता है। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है, जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी या बिंदु एम। तो इस प्रकार से बिंदु है वो केवल एक संकेत है, केवल एक आभास दिलाता है हमें स्थिति का। छोटे से छोटा निशान, कांटे या पेंसिल की नोक से बनाया गया चिन्ह, निशान, इन्हें कैसे पढ़ते हैं? बिंदु ए या बिंदु बी या बिंदु सी या बिंदु एम। बिल्कुल बारीक छोटे से छोटा चिन्ह या निशान, इसको अपने डेसिमल भी कह सकते हैं, दशमलव, डॉट या फिर बिंदु। तो ये केवल संकेत मात्र है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार या क्षेत्रफल कुछ इसका नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं अपने बिंदु के बाद रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड, तो रेखाखंड जैसे इसमें नाम से स्पष्ट है, रेखा का खंड, खंड मैंने टुकड़ा, रेखा का केवल एक टुकड़ा जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। यानी इसकी नाप हमें पता होती है कि कितना हमने रेखाखंड खींचा है या खींचना है। तो रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। जैसे यहाँ ए भी एक आकृति रेखाखंड की दी हुई है, इसके दोनों ओर अंत बिंदु है, यानी ये ए से शुरू होता है और बी पर खत्म हो जाता है। इसकी नाप है वो निश्चित है, लंबाई का हमें पता है भी ये कितनी सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचना है या खींचा है। यह आकृति रेखाखंड ए बी को प्रकट करती है। जैसे यह खींचा गया है यहाँ पर, ये रेखाखंड, इसका नाम होगा रेखाखंड ए बी। रेखाखंड की नाप है वो निश्चित होती है, जैसे 5 सेमी, 3.4 सेमी, 5.8 सेमी आदि। हम स्केल से है वो विभिन्न नाप के है वो रेखाखंड खींच सकते हैं। इसका संकेत होता है ए बी के ऊपर ऐसे आडी लाइन, और इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे रेखाखंड ए बी पढ़ते हैं। ये भी साथ में हमें याद रखना है कि इसका संकेत, अगर सीधी ऊपर एक ऐसे लाइन खींची हुई है, इसको बार भी कह सकते हो, ए बी की बार, या ए बी के ऊपर जैसे आडी लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये संकेत है कि इसका नाम है रेखाखंड ए बी, और इसे रेखाखंड ए बी पढ़ते हैं। इसके बाद में नंबर आता है कि किरण क्या होती है। किरण किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाती है। यानी एक अंत बिंदु, ये वैसे ये भी दो बिंदुओं में से होकर गुजरती है। यहाँ तीर का निशान हमें क्या दर्शाता है कि ए से शुरू होकर बी में से गुजरती हुई,
क्योंकि सरल रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये आगे अनंत तक जाती है। अंत बिंदु यहाँ से इसका शुरुआती बिंदु है ये, और आगे ये इसकी लंबाई का हमें पता नहीं है। तो किरण की लंबाई भी क्या होती है, असीमित कह दो या अनिश्चित कह दो, किरण की लंबाई का हमें पता नहीं होता। तो इसका नाम क्या है, किरण ए बी, और इसका संकेत क्या है, ए बी के ऊपर किरण का निशान इस तरह से बना दिया जाता है। रेखाखंड के ऊपर हमने संकेत क्या था, सीधी एक ऐसे छोटी सी रेखा खींची, और इसमें संकेत में क्या करेंगे, हम एक किरण का निशान बना देंगे। और इसे पढ़ते क्या है, कैसे पढ़ते हैं इसे कहते हैं किरण ए बी। किरण ए बी इसे पढ़ने का तरीका है, या संक्षिप्त रूप में हम इसको दर्शाना चाहते हैं तो ए बी के ऊपर ऐसे वही सेम निशान, वही सेम आकृति जो ऊपर हमने किरण की बनाई है, वही छोटे रूप में यहाँ पर दर्शा देंगे और इसे किरण ए बी पढ़ेंगे। इसके बाद में रेखा, अब रेखाखंड रेखा का भाग हो गया, और किरण भी क्या हो गई, रेखा से ही किरण बनी रेखाखंड के दोनों ओर। अब यहाँ से ए से बी तक अगर मैं रखता हूँ, बाकी ये अगर नहीं रखते हैं इधर वाले ए से बी तक, तो ये तो हो गया अभी रेखाखंड। और अगर मैं इधर वाला एक ना रखूँ इस साइड वाला, तो ये हो गई हमारी किरण। और अगर दोनों तरफ इसकी लंबाई मैं बढ़ा देता हूँ तो ये रेखा कहलाएगी, यानी इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं है। ए भी आगे इधर बढ़ रहा है और बी भी इधर बढ़ रहा है, ये 2 बिंदुओं में से होकर के ही गुजरेगी, तभी ये सरल रेखा कहलाएगी। सीधी रेखा भी कहते हैं इसको, सरल रेखा भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सीधी रेखा जिसके दोनों ओर अंत बिंदु नहीं होते हैं, इसके दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं है, इसकी लंबाई अनिश्चित है। और संकेत के लिए हम क्या करते हैं, ए बी के ऊपर इस तरह से दोनों तरफ तीर के निशान लगा करके छोटी सी एक लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, तो ये इसका संकेत बन जाएगा। और हम इसे पढ़ेंगे क्या, जब इस तरह से हमारा ए बी के ऊपर लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे रेखा ए बी। तो रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, इसकी लंबाई अनंत होती है, असीमित होती है। रेखा की लंबाई को हम नाप नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ इसके जो तीर के निशान क्या कह रहे हैं कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यानी असीमित या अनिश्चित लंबाई तक दोनों ओर इसकी बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए रेखा की नाप है वो निश्चित नहीं है। और सरल रेखा है वो 2 बिंदुओं में से कम सरल रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बिना 2 बिंदुओं के हम सीधी या सरल रेखा खींचनी संभव नहीं है। नंबर 5 पर है, साधारणतया हम रेखा ए बी, किरण ए बी तथा रेखाखंड ए बी और उसकी लंबाई को एक ही संकेत ए बी से व्यक्त करते हैं। अब जैसे इसके ऊपर ऐसे लाइन लगाई, आडी लाइन, तो रेखाखंड ए बी था, ये एक तरफ तीर का निशान लगा करके ऐसे कर दिया तो ये किरण ए बी, और ऊपर हमने रेखा के भी ऊपर निशान लगाया था। तो ये जो है ये सिर्फ दर्शाने के लिए हैं, वास्तव में हम क्या करते हैं, साधारणतया जब भी हम काम में लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे, लंबाई को केवल एक ही संकेत ए बी से ही व्यक्त करते हैं, यानी बार बार ये ऊपर के चिन्ह है वो हम नहीं लगाते हैं। जैसे रेखाखंड के ऊपर ऐसे लगाया, किरण के ऊपर ऐसे लगाया, और रेखा के ऊपर दोनों तरफ तीर के निशान लगाते हैं। तो जो बार बार हम जो उपयोग में करते हैं तो उसकी लंबाई को ए बी व्यक्त करते हैं कि किरण ए बी, किरण ए बी, रेखाखंड ए बी या रेखा ए बी। इसके बाद में आता है 6 नंबर पे, संरेख तथा असंरेख। संरेख बिंदु क्या होते हैं और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। तो संरेख के लिए क्या है कि यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 या अधिक, यहाँ पर यह शर्त है 3 या अधिक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे आपस में संरेख बिंदु हो जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये संरेख और असंरेख बिंदु की परिभाषा हो गई। इसके बाद में आते हैं हम कोण के ऊपर। तो इसके अंदर हमने किरण के बारे में पढ़ा है कि जिसका एक अंत बिंदु होता है
और दूसरी तरफ उसकी लंबाई अनिश्चित होती है। जब दो किरणें अगर एक ही बिंदु से निकलती है तो वो कोण का निर्माण करती है, उसके द्वारा कोण का निर्माण होता है। कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, यानी किरणें दो होनी चाहिए तो एक कोण बनता है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें भुजाएं कहलाती है। किसकी भुजाएं? उस कोण की भुजाएं। और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष वर्टेक्स कहलाता है, कि जहां से दो किरणें निकलें तो वो एक कोण का निर्माण कर देती है। यहाँ शर्त यह है कि किरणें दो होंगी और एक ही बिंदु से वो प्रारंभ होकर के आगे अनंत की तरफ प्रदर्शित करेगी या जाएगी, क्योंकि किरण की लंबाई का भी हमें कोई पता नहीं होता है, तो उसका अंत बिंदु एक ही होगा और बीच में उसके क्या है, गैप होगा, जिसको हम चाप भी बोलते हैं या कोण का निशान भी कह सकते हो। कि चाप जितनी बड़ी होती जाएगी कोण का मान बड़ा होता जाएगा, चाप छोटी होगी तो कोण का मान छोटा होता जाएगा। और जहाँ से अंत बिंदु होता है, निकलता है, वो उसका शीर्ष कहलाता है, जैसा कि इस चित्र से हमें और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए आप। यहाँ ए बिंदु है, ए बिंदु से दो किरणें निकल रही है। एक किरण तो ये ए सी और दूसरी किरण ए बी। तो इन दोनों का जो अंत बिंदु है वो एक ही है। कोण बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए? दो किरणें, दो हमारे पास है। ये दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ होकर के आगे की तरफ जा रही है और बीच में ये होता है, ये उसे चाप बोलते हैं। ये जितना बड़ा होगा, ये बढ़ता जाएगा तो कोण का मान भी है वो बढ़ता जाता है। और ये अगर कम होता जाता है, ये किरण है जो ए बी, अगर इस तरफ से ये आएगी नीचे की तरफ तो ये चाप भी छोटी होगी और कोण का मान भी छोटा होता जाएगा। और अगर ये इस तरफ घूमती है और ज़्यादा इसको बड़ा करते हैं, ए बी की दिशा है, पोजीशन है, अगर मैं चेंज कर दूं, अगर वो ऊपर से ऐसे इस तरह से और घूमती है तो ये चाप का मान भी बढ़ेगा और कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों किरणों का अंत बिंदु क्या है? एक ही है और दो किरणें हैं। ये जो किरणें हैं इनको क्या कहते हैं? हम भुजाएं कहते हैं। किसकी? कोण की, या आर्म्स कह दो, साइड कह दो। तो ये दोनों क्या होगी? कोण की भुजा हो गई। कौन कौन सी? ए सी और ए बी, ये दोनों कोण की भुजा हो गई। और ये जो वर्टेक्स है बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, जहाँ से ये किरणें स्टार्ट हो रही है, इसको उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, जिसे ए से दर्शाया गया है। तो बिंदु ए, बिंदु सी और बिंदु बी, तो दो किरणें निकल गई यहाँ से, ए सी और ए बी। तो यहाँ पर हमने अध्ययन किया। सबसे पहले हमने पढ़ा बिंदु, जो केवल एक संकेत मात्र है, जैसे बिंदु ए, इसकी कोई भी आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है, यह केवल एक स्थिति निर्धारित करता है, जैसे इस तरह से इसमें लिखा हुआ है बिंदु ए, बिंदु सी। उसके बाद हमने पढ़ा रेखाखंड। रेखाखंड की लंबाई का हमें पता होता है, जैसे ये है ए बी, संकेत इसका क्या हो जाएगा? रेखाखंड का। ए बी के ऊपर हम ऐसे एक लाइन लगा देंगे, इसे रेखाखंड ए बी पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमने पढ़ा किरण। तो ये ए सी किरण का उदाहरण है और इसको दर्शाते कैसे हैं? ए सी के ऊपर इस तरह से किरण का निशान है, यहाँ पर ए सी किरण है, ए बी किरण है, क्योंकि दो किरणों के द्वारा ही कोण का निर्माण होता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा रेखा। रेखा की लंबाई जैसे दोनों तरफ अनिश्चित होती है, दो बिंदुओं से होकर के गुजरती है ए बी, और इसके ऊपर क्या करते हैं हम? ए बी के ऊपर इस तरह से अगर निशान लगा दें तो इसे हम रेखा ए बी पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था संरेख तथा असंरेख बिंदु क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है। तो दो किरणों के द्वारा ही कोण का निर्माण होता है। तो हमें ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर अति आवश्यक है कि जो हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बेसिक जो नॉलेज होता है किसी भी सब्जेक्ट का कह लो या किसी भी यूनिट का कह लो, वो हमारे लिए प्राप्त करना है, वो
अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है किसी भी टॉपिक का, जो टॉपिक हमने नया शुरू किया है उसके ऊपर बेसिक नॉलेज पर हमें पकड़ नहीं है, तो आगे जा कर के जब हम सवालों को हल करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है। तो आपसे भी है ये कि सबसे पहले है वो भूमिका है, वो किसी भी टॉपिक की है वो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बिना भूमिका के या उसके अंदर क्या परिभाषाएं आ रही है, क्या उसके अंदर दिया हुआ है, क्या क्या बातें हैं, तो वो क्लियर नहीं होगी तब तक है वो आगे हम सवालों को हल करने में कठिनाई होगी, सवाल हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब चली थी कोण की बात। अब कोण भी हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखे हैं, कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने तपाक से हम बात पूछते हैं, प्रश्न रटा हुआ है हमारा, आपको पूछते हैं कि समकोण क्या होता है, तो आप कह दोगे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, हमने रट रखा है। हमें कोण भी बनाने आते हैं, प्रकार से भी हम कोणों का निर्माण कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। तो आगे जा कर के हम विभिन्न प्रकार के कि 90 से छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है, 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, या 180 डिग्री का कोण हो तो उसे क्या कहते हैं, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से छोटा हो तो उस कोण को क्या कहते हैं। कोणों का भी हमें अध्ययन करना है, इसके बारे में भी कौन सा कोण किस प्रकार का होता है, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसके बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में है वो अध्ययन करेंगे। इसमें आगे पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखा को एक अगर तिर्यक रेखा काटती है तो वो कैसी दिखाई देती है, चित्रों के द्वारा है हम विभिन्न प्रकार के है वो कोणों के बारे में, अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, इनके कोणों का मान कैसे निकाला जाता है, एक कोण दिया हो तो अन्य कोण कैसे निकाल सकते हैं हम। तो विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं वो हम इसमें पूरे अध्याय के अंदर, जैसे इस अध्याय का नाम ही है रेखाएं और कोण, यानी रेखाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, समांतर रेखा कैसे होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, और दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो वो कितने कोण बनाती है, कौन कौन से कोण बनते हैं, कौन कौन से कोण है वो आपस में समान होते हैं, आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण, अंतः कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर प्राप्त करेंगे। इसके अंदर हमें सबसे मुख्य बात ध्यान रखने वाली यही है कि जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे हम अंग्रेजी और हिंदी में मीनिंग्स याद करते हैं, शब्दार्थ याद करते हैं, पर्यायवाची शब्द याद करते हैं, उसी तरह से गणित विषय में भी हमने क्या करना है कि जो भी, जैसे यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है तो उभयनिष्ठ शब्द का अर्थ है वो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि उभयनिष्ठ क्या होता है। तो यहाँ उभयनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है क्योंकि ये दोनों का कॉमन है, इकट्ठा है, दोनों किरणों का एक ही बिंदु है, दोनों किरणें एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है। अगर ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि उभयनिष्ठ कहते किसे हैं, उभयनिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है, इसको कॉमन भी बोलते हैं, तो गुणनखंड के अंदर भी हमारा बार बार है वो एक कॉमन शब्द इस्तेमाल होता है, वो भी हमें वहाँ पर काम देता है। भी उभयनिष्ठ क्या है कि जो एक ही हो, तो यहाँ एक ही बिंदु से दो किरणें स्टार्ट हो रही है, तो गुणनखंड के अंदर में भी सेम यही उभयनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल बार बार होगा, कॉमन लेना जिसको बोलते हैं। और कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, बिंदु क्या होता है, तो एक बार है वो हम है इसको बार बार देख करके, और बुक्स के अंदर में भी आप है वो भूमिका पढ़ें, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत में दिया हुआ होता है वो उस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो उसको पढ़ करके और हमें वो पूरी जानकारियाँ एकत्रित कर लें भी इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्या क्या आएंगी, आर्म्स क्या होती है, भुजाएं क्या होती है, साइड्स किसको कहते हैं, तो इन बातों का भी हमें पूर्णतः ध्यान रखना है। नहीं तो क्या है, हमारा जब बेसिक कमज़ोर रह जाएगा तो आगे है वो कार्य करने में या उस पूरे चैप्टर को अध्ययन करने में हमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को या इन परिभाषाओं को जो भी इसमें दी गई है, इनको हमें
अच्छी तरह से अध्ययन करना है। साथ के साथ नोटबुक में लिख करके भी आप अध्ययन कर सकते हो। इनके चित्र भी बना करके हमें देखने चाहिए और ये जो संकेत है इनको भी हमें याद कर लेना चाहिए। गणित के अंदर भी अपने गणितीय चिन्ह होते हैं, जैसे हिंदी के अंदर होते हैं उसी तरह से गणित के अंदर भी होते हैं। तो इनको हमें गहराई से इनका अध्ययन करना चाहिए, इनको हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं है कि ये क्या है, ये तो हमें आता है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारा बेसिक अगर क्लियर हो गया तो आगे हमें भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है वो एग्ज़ाम में काम देती है। और जब हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, हम कोई यहाँ पर कंपटीशन के एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं, हम अपने लिए अपनी कक्षा पास कर रहे हैं, अच्छे अंक लेकर के पास कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो आगे जब हम इस लायक होंगे तभी दे पाएंगे। तभी तो हम क्या है, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो अगर गणित का हमारा क्लियर हो गया तो आने वाले समय में हमारे शॉर्ट ट्रिक भी हमें काम देगी। अन्यथा अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें शॉर्ट ट्रिक ही हमें छोटी छोटी जानकारियों से अपने आप हम बाद में फिर पैदा कर लेंगे, बना लेंगे। शॉर्ट ट्रिक को रटने की या समझने की ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं पड़ने वाली, हमें खुद ये समझ में आ जाएगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की जानकारी आप भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।